Hey everyone, welcome to Decode Government Examination. So this is a new channel. इस चैनल पर आपके लिए यूपीएससी की जितने भी प्रिपरेशंस होते हैं, जितने भी टॉपिक रहते हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, उसका आपको हॉलिस्टिक प्रिपरेशन यहां पर करवाया जाएगा. अदर देन दैट आपके लिए जितने भी स्टेट पीएससी के एग्जाम होते हैं, स्पेशली टारगेटेड टू एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, आरपीएससी एंड अदर स्टेट एग्जामिनेशन जहां पर करंट अफेयर कवर होते हैं, सो यहां पर उनकी भी क्लासेस ली जाएंगी. गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? डीकोड गवर्नमेंट एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो डीकोड गवर्नमेंट एग्जाम, मैंने ये जो चैनल है ये काफी टाइम बाद लॉन्च किया, काफी समय लग गया मुझे इसको लॉन्च करने में. बीच में आपने कई सारे वीडियोस भी देखे होंगे, छोटे बड़े वीडियोस, वो सब हिट एंड ट्रायल मेथड चल रहा था कि मैं आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पर क्या कैसी चीजें प्रोवाइड करूं जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो आसान हो जाए. मेरा नाम तारकेश्वर जैन है. मैं लगभग 3 साल अनअकैडमी में काम किया हूं और अभी जो है अनअकैडमी से अलग होकर मैंने ये चैनल का फॉर्मेशन किया है. और ये जो चैनल है ये आपके लिए क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेगा, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे ब्रीफ में. ओके, तो देखिए सबसे पहले तो हम यूपीएससी की बात करते हैं. तो आपको यहां पर यूपीएससी का कंटेंट मिलेगा. अब व्हाट इज दिस यूपीएससी कंटेंट ऑल अबाउट? तो यूपीएससी 3 फेजेस में मेनली जो है वो डिवाइडेड है. वो है प्री, मेंस एंड इंटरव्यू. प्रीलिम्स के अंदर, मेंस के अंदर और इंटरव्यू के अंदर एक चीज कॉमन होता है, वो है आपका इंटेलेक्चुअल लेवल, यानी कि आपके दिमाग के सोचने की क्षमता. अगर आप लोग चाहे कोई 10th में बॉर्डर से पास हुआ हो या फिर उसने टॉप किया हो या 12th में टॉप किया हो, मगर उसके अंदर इंटेलेक्चुअल लेवल अगर उतने लेवल का नहीं है तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसका एग्जामिनेशन को क्रैक करना. मैं अगर अपनी बात करूंगा तो मैंने 2 बार यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हैं, 2 बार एमपीपीएससी के इंटरव्यू दिए हैं. मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया है. पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने अपना आईआईटी दिल्ली से किया हुआ है. देन आफ्टर दैट आई वेंट टू जेएनयू और उसके बाद जो है मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था 2 इंटरव्यू देने के लिए. मतलब मैंने अपने टोटल 4 अटेम्प्ट दिए हैं अभी तक, जिसमें से 2 इंटरव्यू लगे हुए हैं. अब ये जो मेरी पूरी जर्नी रही है उसमें मैंने क्या मिस्टेक्स करे हैं? सबसे बड़ा मिस्टेक मैंने जो किया था कि मैं कुछ भी करंट अफेयर पढ़ता था. कुछ भी करंट अफेयर इन द सेंस कि अगर अभी लखीमपुर में वी कैन से 2 बच्चियों को वहां पर फांसी से लटकाया गया है और वो किसने लटकाया, तो वो एक हाईली नेशनल न्यूज बन चुका है. बट क्या न्यूज वो जो है उसको हमें फॉलो अप करना जरूरी है? क्या हमें उस न्यूज के बारे में सब कुछ जानना जरूरी है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से? तो उसका आंसर क्या होगा? नो. इन द सेम वे अगर मध्य प्रदेश के अंदर नेशनल जो स्टेट असेंबली है उसका गठन हुआ, यानी कि अभी जो है असेंबली चल रही है जिसको हम मानसून सेशन भी बोलते हैं. अब उस सेशन में क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किसका विरोध किया, तो क्या हमें उसका पूरा प्रिपरेशन में जानना जरूरी है यूपीएससी या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए? अगेन द आंसर इज नो. तो यहां पर जो है हमें हर चीज जानना आवश्यक नहीं होता है यूपीएससी के प्रिपरेशन में या फिर कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन में. अब देखिए, जानना अगर जरूरी नहीं है तो क्या जानना जरूरी है, अब हम उसके ऊपर बात करेंगे. तो एग्जाम्पल मैं लूंगा लखीमपुर केस के ऊपर. अब लखीमपुर जो केस है वो बच्चियों को वहां पर फांसी से लटकाया गया है. सेम केस जो है हमने पहले भी स्टडी किया है कि वहां यूपी में ही उन्नाव में लड़कियों के ऊपर इस तरीके का जो है हरासमेंट किया गया था और उनके लिए फांसी से लटकाया गया था. अब ये जो है ये टॉपिक किसका बनता है? तो सबसे पहले आपको पता करना है कि ये जो टॉपिक है ये टॉपिक कवर किसमें किया जाएगा. तो ये जो टॉपिक है ये आपके लिए एथिक्स में कवर किया जाएगा, ये टॉपिक आपके लिए सोशल इश्यूज में कवर किया जाएगा, ये टॉपिक आपके लिए सोशल जस्टिस में कवर किया जाता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे देश में संविधान में ऐसे केसेस के लिए क्या क्या दंडनीय अपराध हैं और अगर यूपी में ये हो रहा है या किसी भी स्टेट में ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो उनकी लॉजिक क्या है उसके पीछे, वो भी यहां पर कवर किया जाएगा. यानी कि आपको ऐसे में भी इसका एक पर्सपेक्टिव ध्यान रखना है. तो ये क्या हो गया? करंट अफेयर. यानी कि यहां इस तरीके से जो हरासमेंट हुआ, आगे चलकर आप जो आईएएस आईपीएस बनते हैं या कोई भी पोस्ट आपको मिलती है किसी भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम में, तो इस तरीके से आपको उस टॉपिक को पढ़ना है. दूसरा मैंने यहां पर आपके लिए एग्जाम्पल लिया था, वो है मध्य प्रदेश के जो स्टेट असेंबली है. मध्य प्रदेश की स्टेट असेंबली में मानसून सेशन का चलना. अब मानसून सेशन चला, यूजली पहले जो सरकारें चलती थी यानी मानसून सेशन चलते थे
वो 20 दिन तक चलते थे, 15 दिन तक चलते थे। मगर अब जो मानसून सेशन या कोई भी सेशन चलते हैं वो 4 से 5 दिन में पूरे खत्म हो जाते हैं। अब उसके क्या क्या रीजन है, तो सबसे पहले आपको जानना है कि अभी जो हमारे यहां पर वीकेंड से सेशन का डेली कम होना, तो उससे क्या क्या रीजन है, सबसे बड़ा उसका कारण क्या है। दूसरा हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि ये जो सेशन है, ये सेशन जो है वो हमारे पॉलिटिक्स में कैसे आएगा, मतलब हम पॉलिटिक्स यानी कि जीएस पेपर 2 में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या है, टॉपिक्स को कवर करना है। अब मैं अगर आपके लिए यहां पर आज बात करूं तो मैं आपको यहां पर टॉपिक कवर करूंगा, वो है इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक। एंड व्हाट इज दिस इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो आईआर है, ये आईआर आपको कहां कहां पर आता है। तो आईआर आपके जीएस पेपर 2 में आपको देखने को मिलेगा, है ना। कहां पर, जीएस पेपर 2 में आपके लिए आईआर देखने को मिलता है। आईआर जो है इस पोर्शन से जितनी भी इंटरनेशनल के रिलेटेड न्यूज रहती है वो आपके लिए ऐसे में भी देखने को मिलती है। तो पहली चीज आपके लिए आईआर जीएस पेपर 2 में है, फिर ऐसे में भी आप आईआर का जिक्र कर सकते हैं। फिर तीसरा जो है, ये प्रीलिम्स में भी पूछे गए सवाल होते हैं आईआर से रिलेटेड। तो हर साल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू आईआर। जैसे कि यूक्रेन में युद्ध हुआ, रशिया ने वहां पर हमला किया, तो उसके क्या क्या मेरिट थे, डीमेरिट थे, क्या रिपरकेशन हुआ रशिया के ऊपर, क्या रिपरकेशन हुआ यूएसए के ऊपर। यूएसए के बाद अगर हम बात करेंगे तो यूरोप में किस तरीके से रिसेशन आ रहा है इस यूक्रेन के हमले का, रशिया का करना। तो रशिया की इकोनॉमी का हैम्पर हुआ है, बट उससे सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो अभी यूरोप फेस कर रहा है, स्पेशली यूके या फिर बाकी सारे देश जहां पर ठंड बढ़ रही है। और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो वहां पर गैस की जरूरत होगी, और गैस का मेन सबसे बड़ा सप्लायर कौन है, वो है रशिया। रशिया को इसके बारे में बहुत अच्छे से मालूम था कि भाई इनको जरूरत पड़ेगी ठंड में, तो उन्होंने हमला कब किया, थोड़े से गर्मी के मौसम में। गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको इस तरीके से जानना है कि ये जो चीजें हैं आपके लिए प्री मेंस और इंटरव्यू में क्या रोल प्ले करते हैं। इसी से रिलेटेड मैंने आज आपके लिए एक टॉपिक रखा है, और वो टॉपिक क्या है, वो है G20 समिट 2023। G20 समिट 2023, ये हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे तो ये किसका टॉपिक है, आईआर का टॉपिक है। ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आपके लिए कहां कहां पूछा जा सकता है। तो देखिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर पूछ सकते हैं। इंडिया एंड इंटरनेशनल ग्रुपिंग में आपके लिए ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। G20 अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है, जैसे कि G7 कंट्रीज हैं वैसे ही G20 कंट्रीज भी होती हैं। इसके अलावा मेंस एग्जामिनेशन में इंडिया फॉरेन पॉलिसी यानी कि जो इंडिया की विदेश नीति है, उसमें आपके लिए यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ G20 इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी, और चैलेंजेस क्या क्या है इंटरनेशनल ग्रुपिंग के, यानी G7, G20, शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स, इन सब के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, ये सब भी आप यहां पर जो है वो कवर कर सकते हैं। अब देखिए, कवर तो आप ये सब कर सकते हैं, ये हमें भी मालूम है। तो अब हम यहां पर G20 टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो व्हाट इज दिस G20। तो देखिए, सिंपल सी डेफिनेशन है कि कई सारे डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिसमें से आपने मुख्य रूप में देखा होगा तो यूएस है, यूएस के बाद यूरोप में आने वाले देश हैं यूके, फ्रांस, जर्मनी, और इसके बाद रशिया, रशिया के बाद इंडिया, चाइना, ये सब उसके बाद है अपना ब्राजील। तो ये सब क्या है, उभरते देश है। तो G20 क्या है, तो G20 इज ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज। G20 एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। अब ये जो न्यूज है, ये न्यूज में क्यों आया और हमारे लिए इसका क्या रिलेवेंस है, दैट वी विल गोइंग टू स्टडी। तो 2023 में यानी कि अगले साल इंडिया के लिए ये एक वी कैन से हॉस्पिटैलिटी के लिए ये एक मिल रहा है न्यू दिल्ली में, यानी कि इंडिया अगले साल समिट करने वाला है न्यू दिल्ली में होस्ट। और किस चीज का होस्ट करने वाला है, G20 ग्रुप ऑफ कंट्री के लिए। और ये किसने घोषणा किया है, तो देखिए आईआर से रिलेटेड ये चीज है। तो आईआर की घोषणा कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यानी कि हमारे जो अभी नेता हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के, वो कौन है, वो है एस जयशंकर। उन्होंने बोला कि G20 समिट नेक्स्ट ईयर दिल्ली में होगा 2023 में। अब देखिए 2022, अभी इस साल क्या चल रहा है 2022, तो 2022 में ये समिट कहां पर है, तो ये समिट होगा इंडोनेशिया में, और ये होगा 17th। और इंडिया में कौन सा समिट होगा, वो होगा 18th समिट। तो अब आपसे अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि इंडिया के अंदर कौन से नंबर वाला G20 समिट है, वो होगा 18th। और इस साल यानी कि 2022 में कहां पर समिट हुआ था, तो वो हुआ था इंडोनेशिया में।
और यहां पर जो है इंडिया के लिए प्रेसिडेंसी कब मिल जाएगी, तो जैसे ही समिट खत्म होगा 2022 नवंबर में, तो इंडिया के लिए इसकी प्रेसिडेंसी दिसंबर 2022 में मिल जाएगा 1 साल के लिए। मतलब इंडिया विल बी द होस्ट फॉर दिस G20 समिट। अब ये जो G20 है ये होता क्या है, तो 1999 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, तो फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया इन पर्टिकुलर अगर हम बात करेंगे, इन्होंने एक फैसला लिया कि G20 देश होना चाहिए। इसका एम रखा गया कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हम देखेंगे एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जो है इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। एंड व्हाट इज दिस मिडिल इनकम कंट्रीज, तो मिडिल इनकम कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जहां पर जो पर कैपिटा इनकम होता है लोगों का वो ज्यादा नहीं होता है। जैसे कि भारत देश भले ही 5वें नंबर पर आ गया होगा इन टर्म्स ऑफ वी कैन से जीडीपी, बट व्हेन इट कम्स टू परचेजिंग पावर पैरिटी और व्हेन इट कम्स टू हमारे देश में कितना वी कैन से इंडिया के लोगों के पास रुपया है, तो वो बहुत कम है कंपेयर टू दूसरे कंट्री। बट स्टिल इंडिया क्या है, 5वीं सबसे बड़ी क्या है जीडीपी बन चुकी है। टुगेदर G20 कंट्रीज कितनी पॉपुलेशन को कवर करते हैं, तो 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कवर करते हैं। 80% टोटल जीडीपी G20 यानी कि जितने हमारे दुनिया में देश है, पूरे अर्थ में लगभग 202 देश हैं, उसमें से मात्र 20 देश ऐसे हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। मतलब कि मेन देश कितने हैं पूरे अर्थ पर, वो है 20 देश जो अपनी 80% जीडीपी में रखते हैं एंड 75% जो ग्लोबल ट्रेड होता है वो इन्हीं कंट्रीज के बीच में हमें देखने को मिलता है। अब G20 कंट्रीज में जो मेंबर हैं वो कौन कौन से मेंबर हैं, तो ये मेंबर आपके लिए याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखिए रशिया, टर्की, इंडिया, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, रशिया, टर्की, इंडिया। देन अब आपको ये देखना है कि ऑप्शन में एलिमिनेशन कैसे हो रहा है। तो अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो पूरा नॉर्थ इंडिया कवर है। साउथ अमेरिका की बात करेंगे तो साउथ अमेरिका में केवल 2 देश आते हैं जो G20 के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इटली एंड जर्मनी आपके लिए यहां पर देखने को मिलेगा, यूके, फ्रांस, स्पेन मिलता है, नॉर्वे, नीदरलैंड मिलता है। तो ऑप्शन में आप एलिमिनेट यहां पर कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेट करेंगे कि भाई नॉर्थ अमेरिका का कोई भी देश होगा तो तीनों देश कवर है। साउथ अमेरिका के केवल 2 देश हैं, वो है ब्राजील और अर्जेंटीना। अब अगर हम बात करते हैं अफ्रीका की कंट्रीज कितने आते हैं इसमें, तो अफ्रीका यानी कि एक तो खुद साउथ अफ्रीका है और गिनिया एंड सेनेगल। अब सेनेगल, गिनिया एंड साउथ अफ्रीका केवल 3 देश हैं जो अफ्रीका से आते हैं। बाकी अगर हम पैसिफिक ओशियन में देखेंगे तो पैसिफिक ओशियन के अंदर जापान आता है एंड जापान के बाद जो है साउथ कोरिया, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि कॉन्टिनेंट वाइज अगर आपको ये याद रखना है तो इट इज वेरी इजी टू लर्न दिस। ओके, तो कॉन्टिनेंट वाइज आप इसको लर्न कर सकते हैं। गेटिंग दिस पॉइंट, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया पूरा एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका में 3 कंट्रीज हैं, फिर अपने यहां पर साउथ अमेरिका में 2 कंट्रीज आती हैं, नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्रीज आती हैं। अब आप इसको एलिमिनेट करके यहां से कंट्रीज का एलिमिनेशन यहां पर आप कर सकते हैं। अब की पॉइंट क्या है, तो देखिए भारत 2023 में इसको होस्ट करेगा और जो भी होस्टिंग कंट्री होती है उसको निमंत्रण देने का मौका दिया जाता है कि वो अपने हिसाब से देश को बुलाकर वहां पर उनको न्योता दे सकते हैं कि आइए आप इस मीटिंग में भी शामिल हो सकते हैं। शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके मेंबर बन सकते हैं। बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, यूएई, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, हमने इन कंट्रीज को एज ए गेस्ट कंट्रीज होस्ट करने के लिए बोला है कि आप इनवाइट करा है इन सारे कंट्रीज के लिए। अब इसमें एक और टर्म इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रॉयका। सो व्हाट इज दिस ट्रॉयका, तो ट्रॉयका का मतलब होता है कि 2022, ओके, 2023 एंड 2024 ये 3 सालों में जो देश होते हैं, यानी कि प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट कंट्री, फ्यूचर कंट्री, प्रेजेंट कंट्री ये हो गया एंड पास्ट कंट्री ये हो गया और फ्यूचर कंट्री ये हो गया। 2023 में इंडिया होस्ट करेगा, उससे पहले इंडोनेशिया होस्ट करेगा और उसके बाद ब्राजील होस्ट करेगा। ये तीनों देश को मिलाकर इसको ट्रॉयका बोला जाता है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि ट्रॉयका जो कंट्रीज हैं, जो ट्रॉयका बन रहा है इस बार, वो ट्रॉयका 3 डेवलपिंग कंट्री से बन रहा है, इमर्जिंग इकोनॉमी से बन रहा है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज क्या होता था कि या तो पास्ट कंट्री डेवलप्ड कंट्री होगी, या प्रेजेंट कंट्री डेवलप्ड कंट्री होगी, या फिर फ्यूचर कंट्री जो है वो डेवलप्ड कंट्री होगा। इंडोनेशिया डेवलपिंग है, इंडिया डेवलपिंग है एंड ब्राजील जो है वो भी डेवलपिंग कंट्रीज की गिनती में आता है। तो ट्रॉयका क्या है,
It refers to the top grouping within the G20 that consists of current, previous and the upcoming presidencies. Okay, तो ये ट्रॉइका कहलाता है. Getting this point everyone? I hope आप सभी को जो है बात क्लियर हो गई होगी. अब what are the key priorities? तो G20 की की प्रायोरिटीज क्या है? तो सबसे पहले हमने क्या बात किया था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर आना, ग्रोथ को देखना, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जो है की प्रायोरिटीज होते हैं हमारे G20 कंट्रीज में. यानी कि जो 20 देश हैं जब वो मिलते हैं तो वो चर्चा करते हैं कि वुमेन को कैसे एम्पावर किया जाए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाया जाए, फिर ग्रीन एनर्जी को कैसे बढ़ाया जाए. तो जितने भी अच्छे अच्छे पॉइंट होते हैं ना, वो सभी पॉइंट आपके लिए यहां पर मायने रखते हैं. ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे. तो जो प्रेसिडेंसी होती है वो कैसे चुनते हैं, यानी कि भारत को ये प्रेसिडेंसी मिली है वो किस हिसाब से मिला है. तो जो प्रेसिडेंसी है G20 का वो रोटेट किया जाता है हर साल. जैसे कि 2022 में इंडोनेशिया, और वो अमंग द मेंबर कंट्रीज में ही वो होल्ड किया जाता है, और वो इंश्योर किया जाता है कि कम्युनिटी G20 एजेंडा को बनाए रखे. इटली, इंडोनेशिया, इंडिया आर द ट्रॉइका कंट्रीज राइट नाउ एंड इंडोनेशिया होल्ड्स द करंट प्रेसिडेंसी. तो अगर हम बात करेंगे कि राइट नाउ आज के 2022 में कौन कौन से देश हैं, तो देखिए इंडिया हो गया फ्यूचर कंट्री, प्रेजेंट कंट्री होगा इंडोनेशिया, और पास्ट कंट्री यानी कि पिछले साल जो 16th G20 समिट हुआ था वो कहां हुआ था, इटली में हुआ था. 17th G20 समिट इंडोनेशिया में, 18th G20 समिट इंडिया में, देन 19th G20 समिट कहां होगा, वो है ब्राजील में. तो ब्राजील में 2024, इंडिया में 2023, इंडोनेशिया में 2022 में, और 2021 में इटली में ये जो है वो होस्ट किया गया था. अब इसका मैंडेट कैसे होता है, यानी कि इसमें क्या क्या पोजीशंस होती हैं G20 के अंदर, दैट वी विल गोइंग टू सी. G20 के अंदर कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं होता है. एजेंडा और वर्क कोऑर्डिनेट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द G20 कंट्री, जिसको हम शेरपास बोलते हैं. ये टर्म आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. शेरपास अपने आप में अगर आपने सुना होगा तो शेरपा का मतलब होता है साथ में मिलकर काम करना, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ और सेंट्रल बैंक ऑफ द गवर्नर के साथ. यानी कि भारत देश की बात करेंगे तो आरबीआई इसमें आ जाएगा. प्राइमरी मैंडेट जो इस ग्रुपिंग का होता है वो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसमें पर्टिकुलरली एम्फेसाइज किया जाता है फिस्कल फाइनेंशियल क्राइसिस अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये प्ले करते हैं सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंडा. जब ये बना था यानी कि 1999 से 2008 के बीच में, तो फॉरम एग्जॉल्ट करते थे फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक गवर्नर एंड फाइनेंस मिनिस्टर टू हेड ऑफ स्टेट. यानी कि हेड ऑफ स्टेट पहले नहीं थे, पहले फाइनेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते थे. अब देश के जो मिनिस्टर्स होते हैं बड़े बड़े, जो यानी कि प्रधानमंत्री हैं, वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. हमारा G20 का ये जो टॉपिक है वो एंड हो गया. अब हम यहां पर क्वेश्चन पर आते हैं. सो प्रीवियसली एक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था. इस क्वेश्चन में क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल 4 कंट्रीज मेंबर G20 के, यानी कि G20 के कौन कौन से मेंबर हैं, अब उसके बारे में आपको बताना है. और ये क्वेश्चन कोई बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था. अब आपको ये क्वेश्चन में आंसर देना है कि आंसर क्या होगा. आंसर देने के लिए यू हैव टू एलिमिनेट, क्योंकि आप इसमें से एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं, ना कि आप इसमें से ये सोचकर कि ये मैंने पढ़ा था और ये मैंने नहीं पढ़ा था. तो G20 के मेंबर कौन कौन से हैं, तो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन एवरीवन. देखिए, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया. इंडोनेशिया हमें पता है, अभी हमने डिस्कशन किया, इट इज ए पार्ट. जापान इज ए पार्ट, सिंगापुर, साउथ कोरिया. अब आर ऑल 4 कंट्रीज ऑफ द G20, इनमें से कौन सी है वो अब हमें देखना है. टफ क्वेश्चन है ये काफी. ब्राजील, ईरान, सऊदी अरेबिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, टर्की. अब इनमें से कौन से देश हैं. देखिए, साउथ अफ्रीका हमें पता है कि बिल्कुल इट इज ए पार्ट ऑफ G20. टर्की, मैंने जब आपके लिए क्लास शुरू किया था तो मैंने बताया था कि टर्की का नाम, रशिया का नाम आपको जरूर याद रखना है. मैक्सिको हमने बताया आपके लिए कि नॉर्थ अमेरिका के तीनों देश यहां पर आते हैं, कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए, तीनों देश आपको मिलेंगे. और सेनेगल एंड गिनिया, ये भी आपके लिए मिलते हैं. मतलब सेनेगल, गिनिया, साउथ अफ्रीका ये होते हैं. टर्की भी होता है, मैक्सिको भी होता है. एंड जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के केवल 2 देश आते हैं, वो हैं अर्जेंटीना एंड ब्राजील. तो इस तरीके से अगर आप जाएंगे ट्रिक के हिसाब से, तो इसका आंसर क्या बनता है, वो आंसर होगा आपका
ए विल बी द राइट आंसर हियर। अब आप देखिए कितना टफ क्वेश्चन था, क्योंकि इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, चारों आप में से देखेंगे तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बट इनमें से कौन सी कंट्री नहीं आती है वो हम यहां पर एक बार देख लेते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जापान आता है, इंडोनेशिया आता है क्योंकि इंडोनेशिया में वो मीटिंग हो रही है, सिंगापुर भी आता है, साउथ कोरिया भी आता है। इंडोनेशिया अभी इस बार जो है वो लिया गया है, ठीक है, पहले इंडोनेशिया इसका पार्ट नहीं हुआ करता था, इसलिए इंडोनेशिया जो है 2020 के आंसर में वो गलत हो जाता है। सो इन दिस वे आई होप आप सभी को ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। ऐसे ही अब आपकी ये जो क्लासेस हैं वो डेली रहेंगी। मैं आपके लिए हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहा था, नाउ अब वो हिट एंड ट्रायल मेथड जो है वो खत्म हो चुका है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें डी कोड गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। मेरा नाम तारकेश्वर जैन है, कृति जैन, शैली जैन, कई सारे लोग जो हैं इसमें मेंबर अब बनने वाले हैं, और मेंबर जो बनेंगे इसमें एक टीम बनेगी पूरी, जो आपके लिए यूपीएससी के लिए आपके लिए क्लासेस चलेंगे, और उन क्लासेस का मकसद होगा कि आपको केवल और केवल स्टिक करवा के रखें, यानी कि जोड़ के रखें, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है उसका डिफरेंस यहां पर बताया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिएगा।